हेलो दोस्तों, ध्येय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संजीव तिवारी आपको अब रेगुलर इसी चैनल में मिलूँगा और आपको हिस्ट्री के टॉपिक, ज्योग्राफी के टॉपिक, जीएस के जो टॉपिक हैं आपके, वो स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सिंध पर जो अरब आक्रमण हुआ था उसके विषय में। मैंने पहले भी बताया है, उसी के आगे आज मैं बताने आपको जा रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अरब आक्रमण 712 ईस्वी में हमारे देश में हुआ और ये आक्रमण सिंध में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम का हमला था सिंध में, अरब आक्रमण। इसमें भारत पहली बार अरबों के संपर्क में आया और अरबों के संपर्क के साथ साथ हमारे देश में कुछ अरबी संस्कृति के लोग, तो इस अरब हमले का बहुत दूरगामी प्रभाव हुआ। अरबों के साथ हमारे जो संबंध हैं वो, अगर हम ये पूछें आपसे कि अरबों के हमले से या अरबों के साथ में आने से हमारे को क्या मिला, तो अरब आक्रमण से हमको सबसे ज़्यादा जो प्रभाव हुआ हमारे देश में वो संस्कृति का हुआ। सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक कह सकते हैं कि मेलजोल, यानी कि जब भी कोई हमला होता है किसी देश पर या एक भिन्न कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के लोगों से जब मुलाकात करते हैं किसी भी कारण से, तो किस चीज़ पर प्रभाव होता है, तो प्रभाव तमाम तरीकों पर पड़ता है। लेकिन इस मामले में हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को अरबों ने जाना और अरबी संस्कृति को भारतीयों ने जाना। तो हम आपको मोहम्मद बिन कासिम के हमले के बारे में आगे बताते हैं कि इसी से जुड़े हुए कुछ सवाल भी हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप लोग जब तक मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ तब तक देखिए भी, सर्च भी कीजिए, दिमाग में रहें, और इसी क्लास के दौरान ही आपको इन प्रश्नों के जवाब भी मिलते जाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है कि अरब आक्रमण में, अरब आक्रमण के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की राजधानी, जो उस समय थट्टा हुआ करती थी, थट्टा, सिंध की राजधानी थट्टा थी। कासिम ने जीतने के बाद राजधानी किसे बनाया? पहला सवाल, मोहम्मद बिन कासिम की राजधानी का नाम क्या था? ठीक, अच्छा, हमने आपसे पूछा था कि कासिम का समकालीन कन्नौज का शासक कौन था, क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो भारतवर्ष की राजधानी, केंद्रीय राजधानी उस समय कन्नौज हुआ करती थी। तो कन्नौज में किस राजा का शासन था? तो कन्नौज में यशोवर्मन का शासन था। और अरब आक्रमण से बचने के लिए चाइना के साथ
चीन के राजा के साथ उसने एक संधि की थी, जिससे कि जब भी कभी अरब हमला करें तो चीन का राजा हमारी मदद करेगा। ये आज के परिप्रेक्ष्य में ये अपोजिट है स्थिति। यशोवर्मन ने दो महान कवियों को अपना आश्रय दिया था। वो दो महान कवि कौन थे? तो एक कवि है वाक्पति। इन्होंने गौडवहो की रचना की थी, वाक्पति। और दूसरे जो विशेष साहित्यकार थे ये हैं भवभूति। इनकी पुस्तक का नाम है मालती माधव। ये दो महान विद्वान हैं जिनको यशोवर्मन ने अपना संरक्षण दिया था, और उनके संरक्षण में इन्होंने ये दो ग्रंथ लिखे थे। ये ग्रंथों के नाम पूछे जाते हैं अक्सर करके कंपटीशन में। अच्छा, इसके बाद एक सवाल और है, वो कौन सा शासक था जिसने सिंध आक्रमण के समय लाभ उठा करके, सिंध आक्रमण का लाभ उठा करके एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसको हम कहते हैं हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया। शासक का नाम बताना है। हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया, उसमें प्रतिहार सहित अन्य राजाओं को अपना द्वारपाल बनाया। ये व्यक्ति थे दंतिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था और उसमें प्रतिहारों को द्वारपाल बनाया था। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम की विजय में किस शस्त्र ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जैसे आप लोग जानते हैं कि बाबर जब हमारे देश में आए तो बाबर ने हमारे यहाँ पानीपत का युद्ध लड़ा और पानीपत का युद्ध जीता, और उसकी विजय में तोपें मुख्य थीं कि तोपों के बारे में हिंदुस्तान के लोग नहीं जानते थे। तो तोपों का जो प्रयोग किया उसने, ये विजय दिलाने में सबसे सहायक साबित हुआ। इसी प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम को विजय दिलाने में किस शस्त्र ने, किस यंत्र ने विशेष योगदान दिया? तो आपको शायद न मालूम हो, मैं बता देता हूं, पूछा जा सकता है कभी भी, अच्छा सवाल है। विधु, ये विधु वो शस्त्र है जिसने कासिम को विजय दिलाने में महती भूमिका निभाई। ये विधु यंत्र कैसा होता है, क्या काम करता है, तो आपको बता दें, इस विधु नामक यंत्र में 500 से 600 सैनिक लगाए जाते हैं, और ये एक ऐसा यंत्र होता है जिससे बड़े बड़े शिलाखंड पत्थर शत्रु सेना पर फेंके जाते हैं। इससे काफी शत्रु समूह को हानि होती है। एक सवाल और है, कासिम ने दाहिर को युद्ध में मार दिया, उसके बाद दाहिर की किस पत्नी ने कासिम के हमले का सामना किया? दाहिर की किस पत्नी ने कासिम के हमले का सामना किया? तो रानी बाई, याद रखिएगा, रानी बाई ये दाहिर की पत्नी थी। रानी बाई ने कासिम के हमले का सामना किया,
15,000 घुड़सवारों की सेना के साथ। एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ इंटरेस्टिंग है, मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की किस पत्नी के साथ स्वयं विवाह कर लिया? राजा को तो हरा दिया, मार दिया, एक अलग बात होते ही युद्ध जीत लिया, जीतने के बाद दाहिर की किस पत्नी से विवाह किया? तो नाम है उसका लाड़ी। लाड़ी, लाड़ी से विवाह किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने यहां पर अपना हमला किया और हमला करके अपने उद्देश्य को सफल किया। इस हमले के दूरगामी प्रभाव हुए, जैसे कालांतर में अमीर खुसरो ने लिखा है कि अरबों के नजदीक आने पर इराक के बसरा नगर का निवासी, इराक के बसरा नगर का निवासी अबू माशर, नाम याद कर लीजिए, अबू माशर, इराक के बसरा नगर का निवासी अबू माशर हिंदुस्तान आया। किस लिए? ज्योतिष विद्या का अध्ययन करने के लिए। बनारस में ज्योतिष विद्या का अध्ययन करने के लिए 10 वर्ष तक रुका और 10 वर्ष रुकने के बाद वो यहीं पर उसने अपनी देह छोड़ दी, देहावसान भी हुआ और यहीं पर उसको जमींदोज भी कर दिया गया। तो पढ़ते पढ़ते 10 वर्ष तक उसने यहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। ये एक अच्छी बात है कि ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने के लिए वो यहां आया। हमने आपको बताया कि सांस्कृतिक प्रभाव जो है अरब हमले से सबसे ज्यादा पड़ा। कैसे, किस आधार पर हम कह सकते हैं? देखिए, गणित, ज्योतिष, वैद्यक शास्त्र, दर्शन शास्त्र इत्यादि पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। अरबियों ने भारतीयों से संपर्क के बाद ही गणित के विषय में जाना। हालांकि गणित के विषय में वो जानते थे पहले से, लेकिन वो डिजिट नहीं जानते थे, नंबर नहीं जानते थे, अंक नहीं जानते थे। पाई की वैल्यू नहीं निकाल पाए थे, डेसिमल, दशमलव का ज्ञान नहीं था, शून्य, इसके बारे में नहीं जानते थे। अरबियों ने जब हिंदुस्तानियों से संपर्क किया तो उनको ये सब जानकारी हुई और उन्हीं के माध्यम से ये जानकारी यूरोप तक पहुंची। तो दशमलव का आविष्कार, पाई का वैल्यू, शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किया, इसको अरबियों ने जाना और इसके बाद ये ज्ञान अरब से निकल करके यूरोप तक पहुंचा। अच्छा, एक बड़े अच्छे खलीफा थे, उनका नाम हारून रशीद, ये अब्बासी खलीफा थे, हारून रशीद। एक वाकया है इनके बारे में आपको बता दें कि हारून रशीद को एक बार एक जानलेवा रोग हो गया, बड़ा परेशान हो गए, कैसे चिकित्सा की जाए।
तो भारत से माणिक नाम का एक वैद्य गया और उनकी चिकित्सा करके वापस आ गया। हारून रशीद का जो समय है वो 786 से 803 है। हारून रशीद अब्बासी खलीफा हुए हारून रशीद, इनका समय 786 से 803 ईस्वी तक रहा। और हारून रशीद के समय ही जब वो स्वास्थ्य लाभ हो गया उनको, तो उनको भारतीय वैद्य शास्त्र में बड़ा विश्वास हुआ और उन्होंने उनके समय बहुत सारे, कहते हैं सैकड़ों की संख्या में अरबी युवक भारत आए। किस लिए? विद्या अध्ययन करने के लिए, गणित की जानकारी के लिए, दर्शन शास्त्र की जानकारी के लिए, वैदिकी के ज्ञान के लिए। उन्होंने समझा कि हम भी जानें, हम भी पढ़ें। तो हारून रशीद के समय अरबी युवकों का समूह भारत में अध्ययन करने के लिए आया। एक खलीफा मंसूर हुए, खलीफा मंसूर लिख देते हैं, खलीफा मंसूर, खलीफा मंसूर के समय गणित का एक ग्रंथ बृहस्पति सिद्धांत, इसका अरबी में अनुवाद हुआ और अरबी में जिसने अनुवाद किया उसका नाम था इब्राहिम पिंजरी। एक भारतीय विद्वान के साथ मिलकर के इब्राहिम पिंजरी ने गणित के ग्रंथ बृहस्पति सिद्धांत का अनुवाद किया। कहते हैं कि अरबी लोग इतना ज़्यादा संस्कृत को चाहने लगे कि हितोपदेश, ब्रह्मगुप्त का खंडन खाद्य, ब्रह्म सिद्धांत, पंचतंत्र, इन सब का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। यहां तक कि देखिए, समझते चलिए, यहां तक कि कुरान का भी संस्कृत भाषा में अनुवाद कर डाला। कुरान शरीफ का भी संस्कृत में अनुवाद कर डाला गया। तो ये कल्चरल डेवलपमेंट हमारे यहाँ हुआ। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ एक और काम हुआ। अरब का हमारे यहाँ संपर्क होने पर इस्लामीकरण भी बढ़ा, क्योंकि इसके पहले तो इस्लाम क्या होता है लोग जानते ही नहीं थे। इस्लामीकरण बढ़ा कैसे? बहुत सारे जैन और बौद्ध विद्वान इस्लाम धर्म में अपनी आस्था व्यक्त करके इस्लामिक हो गए, मुसलमान बन गए। दक्षिण भारत में केरल में एक राजा था, पेरुमल नाम का एक राजा था। ये भी मुसलमान हो गया और इसने अपना नाम अब्दुल रहीम सामरी नाम रख लिया। इसका नाम हो गया अब्दुल रहीम सामरी, राजा पेरुमल। चूँकि राजा था, केरल का था, इसलिए जब ये मुसलमान हो गया तो इसने मुस्लिम व्यापारियों को, जो अरबी व्यापारी थे, उनको बहुत सारी सुविधाएं दी, कई सारी सुविधाएं दी और मस्जिद वगैरह बनवाई, बहुत सारी सुविधाएं दी। इसी दौरान एक और छोटी सी घटना घटी। हालांकि ये घटना थोड़ी सी कट्टरवादिता को दिखाती है। एक खलीफा हुए, एक सूफी संत हुए और
इनका सूफी संत का नाम था मंसूर अल हज्जाज। मंसूर अल हज्जाज नाम के जो सूफी संत थे, इन्होंने एक विचित्र घोषणा कर दी उस समय। कहा अनल हक, यानी मैं ही ईश्वर हूँ। सर धड़ से अलग कर दिया गया। हालांकि ये ऐसे व्यक्ति हैं कि इन्होंने भारत की यात्रा की थी, पानी के जहाज से ये भारत आए थे उस समय। तो हम ये देखते हैं कि अरब आक्रमण का हमारे देश में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और हम लोग अरबी कल्चर से वाकिफ़ हुए। आज का हमारे क्लास का जो मेन मकसद था वो यही था कि आपको ये बताएं कि अरबों से हमारा संपर्क हुआ और अरबी कल्चर हम लोग जान पाए, अरबियों ने हमारा कल्चर जाना। एक विभिन्न संस्कृतियों के दो समुद्र आपस में मिले और बहुत कुछ आदान प्रदान हुआ। अब हम आपको अगले चरण में, इसके बाद के चरण में आपको आगे की कहानी बता